नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी मैथ्स की बुक को आगे बढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई के नए टॉपिक मैथ्स की बुक रियल एनालिसिस के टॉपिक द पॉइंट सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। द पॉइंट सेट थ्योरी में हमारे पास आगे के लिए हमें क्या जानना होता है, इसमें हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। द पॉइंट सेट थ्योरी, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें ये लेना है कि जैसे हमारे पास दो प्रकार के अभिग्रहित होते हैं। एक तो हम पारंपरिक विधि से नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम को एक तो हम पारंपरिक विधि से पढ़ सकते हैं। पारंपरिक विधि, इसका उपयोग करते हुए हम नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं। दूसरा है अभिग्रहित विधि, इसका उपयोग करते हुए हम नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं पारंपरिक विधि की, और इसमें किस प्रकार से नंबर सिस्टम को पढ़ा जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देंगे। पारंपरिक विधि में जैसे हमने पढ़ा है, हम सबसे पहले पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सभी के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को जानना और उनके बारे में हल करना, ये हमारी पारंपरिक विधि है। तो सबसे पहले हम पारंपरिक विधि के बारे में बात कर लेते हैं। पारंपरिक विधि में हमारे पास है पूर्णांक, पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारे कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद में हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं आप सभी जानते हैं। परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? इनको हम किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते। इस परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। और जहाँ ये जो Q है वो नॉट इक्वल 0 होता है। Q का मान कैसा होता है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की आने वाली संख्याएं आपकी कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे आपके सामने 1/2 हो, 2/3 हो, 3/5 हो, इस प्रकार की कोई भी संख्याएं जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब एक बात मान लीजिए कि अगर आपके पास 1.2 है, तो क्या आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंटों में है। पर ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। इसको परिमेय संख्या के रूप में बनाने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 12/10। यानी कोई संख्या अगर परिमेय ना हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं? परिमेय के रूप में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 है, अब ये परिमेय संख्या नहीं है, परंतु बनाने के लिए आप इसके बटे में कितना लगा सकते हैं? 1 लगा करके इसको परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां Q का मान क्या हो? 0 के बराबर ना हो, तो वह कौन सी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कि अशांत होती हैं। कैसी होती हैं? अशांत होती हैं। यानी आप जैसे देखते हैं कि कोई आपके पास √2 दिया गया है, तो √2 क्या होता है? √2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.414 और ये आगे आगे अनंत की ओर चलती रहेगी। तो इस प्रकार जब ये संख्याएं आगे की ओर चलती रहती हैं तो इन संख्याओं में ये अशांत होती हैं, और इन अशांत संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको शांत नहीं किया जा सकता उन्हें बोलते हैं अशांत और अपरिमेय संख्याएं। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे आपके √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इस प्रकार की संख्याएं आपके कौन से में आती हैं? अपरिमेय संख्याओं में। तो हम इसके आगे ही हम बात करते हैं और हमारे होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं आपके रियल नंबर -∞ से +∞। इसमें आने वाली हर छोटी से छोटी संख्या और हर बड़ी से बड़ी संख्या। हम ये देखते हैं कि 1 से 2 तक जब हम इसको लेते हैं तो क्या होता है? उसके बीच में 10 अंक आते हैं।
और उनको भी अगर हम आगे अंदर की ओर देखें तो उन सब के बीच में भी अलग अलग 10 पॉइंट आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर छोटे से छोटा नंबर और हर बड़े से बड़ा नंबर, ये सभी नंबर हमारे किस में आ जाते हैं, वास्तविक संख्याओं में आते हैं। तो ये एक संख्याओं का परिचय जो कि किस विधि में आता है, पारंपरिक विधि में आता है। इसे हम बोलते हैं पारंपरिक विधि द्वारा नंबर सिस्टम पढ़ना। अब दूसरा हमारे पास होता है कि अभिग्रहित विधि द्वारा नंबर सिस्टम को पढ़ना। अभिग्रहित विधि में सबसे पहला हमारे पास है, अभिग्रहित विधि में नंबर सिस्टम पढ़ना। अभिग्रहित विधि में सबसे पहले हमारे पास है फील्ड, क्षेत्र। फील्ड, इसके बारे में बात करेंगे। अभिग्रहित विधि में क्षेत्र यानी फील्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है फील्ड और इसके लिए कैसी संक्रिया हमें लगानी होती है। तो एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट G है। अब उस G पर आप कोई बाइनरी ऑपरेशन, इन बाइनरी ऑपरेशन में हम पहला तो लेते हैं प्लस और दूसरा लेते हैं मल्टीपल। इन बाइनरी ऑपरेशन को जब आप लेते हैं और इस समूह को जब आप आगे हल करवाते हैं तो हल करवाने पर अगर ये क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता हो, कम्यूटेटिव हो, इसके साथ साथ में इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो, इन्वर्स विद्यमान हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। तो फील्ड के लिए आपके पास क्या क्या है, फील्ड के लिए है आपके पास, मान लीजिए एक ऐसा G, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट A, नॉन एम्प्टी सेट G, जिस पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस या क्रॉस, प्लस व क्रॉस संक्रिया को लगाया जाए, संक्रिया को लगाया जाए तथा इसके लिए वह निम्न अभिग्रहित को संतुष्ट करे, इसके लिए वह निम्न अभिग्रहित को संतुष्ट करे, तो इस प्रकार बनने वाला, तो इस प्रकार बनने वाला समूहाव G प्लस स्टार क्रॉस के लिए एक क्षेत्र कहलाएगा। यदि अभिग्रहित आपके पास कौन कौन से हैं, अभिग्रहित के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहला अभिग्रहित आएगा आपके पास, सबसे पहला एनेक्सन जो आएगा आपके पास वो आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी संवृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संवृत होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना होना चाहिए, संवृत होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक नॉन एम्प्टी सेट G लिया है, इस पर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, पहला प्लस और दूसरा क्या लगा रहे हैं, क्रॉस। इन बाइनरी ऑपरेशन को लगा करके इसको देखते हैं कि अगर ये अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है तब तो ये क्षेत्र होगा, और ये अभिग्रहितों को संतुष्ट नहीं करेगा तो ये क्षेत्र नहीं होगा। अब इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले संवृत लगाना है। सबसे पहले हम प्लस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए अभिग्रहित, सबसे पहला संवृत। संवृत के लिए आपको क्या करना है, कोई रियल नंबर में से दो एलिमेंट लेने हैं। माना आपने A और B दो एलिमेंट लिए हैं, और इन एलिमेंट को जब आप
योग करते हैं, और जो आपके पास आने वाला एलिमेंट है a प्लस बी, वो अगर R में विद्यमान है तो वह कैसा होगा? समवृत होगा। आप यहाँ पर अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए आपको नेचुरल नंबर दिया गया हो, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, या जो भी आपको दिया गया हो, आप उनके लिए अलग अलग ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा आपके पास आ जाएगा साहचर्य। साहचर्य एसोसिएटिव लॉ। इस एसोसिएटिव लॉ में आपके पास क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं और उनका यहाँ पर LHS में योग कर रहे हैं, सेम वही योग RHS में आता है, तब तो वह आपके लिए क्या होगा? साहचर्य होगा, और अगर नहीं आता है तो वो साहचर्य नहीं होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में आपके पास क्या है? a प्लस बी यदि b प्लस a के बराबर आता है, क्या? a प्लस बी यदि b प्लस a के बराबर आता है, तब तो ये आपके क्या है? क्रम विनिमय है। और अगर a प्लस बी b प्लस a के बराबर नहीं आता है तो ये आपके क्रम विनिमय नहीं है। उसके बाद में हम लगाएंगे तत्समक। तत्समक में ये है कि आपने जो एलिमेंट A लिया है उसमें क्या जोड़ा जाए कि आपके पास वापस क्या निकल करके आ जाए? A निकल करके आ जाए। तो तत्समक एलिमेंट ये है कि अगर आपने जो A लिया है उसमें क्या जोड़ा जाए कि आपके पास वापस क्या निकल करके आए? A निकल करके आए। तो योग के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं प्रतिलोम की। तत्समक में आप एक बात और कह सकते हैं, जब जैसे हमारे पास ये a और b के रूप में है, तो a में कुछ ऐसा एलिमेंट b जोड़ा जाए कि वापस हमारे पास a घूम करके आ जाए, तब ये हमारे क्या कहलाता है? तत्समक कहलाता है। और b को देखा जाए तो b बराबर हमारे पास कितना निकल करके आता है? माइनस का a, यानी a माइनस a बराबर आपके पास कितना बनता है? 0। तो a माइनस ए बराबर आपके पास बनता है 0। इसका मतलब b का मान कितना है? आपके पास 0 है। b का मान यहाँ से आपके पास b का मान माइनस ए बराबर 0, तो यानी b का मान आपके पास कितना निकल करके आया है? 0 निकल करके आया है। ठीक है। इसी प्रकार प्रतिलोम। प्रतिलोम में आपके पास क्या बनता है? प्रतिलोम में आपके पास बनता है कि यदि किसी संख्या को a, इसमें क्या ऐड किया जाए कि वापस आपके पास a में क्या ऐड किया जाए कि वापस आपके पास a ही बन करके आ जाए। a में क्या ऐड किया जाए? प्रतिलोम। प्रतिलोम में आपके पास ये है कि e स्टार a बराबर a और a स्टार e बराबर भी a है, यानी e स्टार a बराबर भी क्या आना चाहिए? a, और a स्टार e बराबर भी क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। तो ये तो हमारे किसके लिए था? योग के लिए था। अब हम किसके लिए बात करेंगे? गुणा के लिए। हम यही सभी सारी प्रॉपर्टी किसके लिए बात करेंगे? गुणा के लिए। ये सभी प्रॉपर्टी गुणा के लिए अगर फॉलो होती हैं तब तो वो क्या होगा? क्षेत्र कहलाएगा। और अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है तो वो क्या होगा? क्षेत्र नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए गुणा के लिए अभिग्रहित। गुणा के लिए अभिग्रहित में आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप वही चेक करेंगे समवृत है या नहीं है, यानी a गुणा b बराबर आपके जो भी एलिमेंट का मान आए वो किस में होना चाहिए? R में विद्यमान होना चाहिए, तब तो वो आपके गुणा के लिए समवृत होगा, और अगर विद्यमान नहीं होगा तो समवृत नहीं होगा। उसके बाद में साहचर्य। साहचर्य के लिए आप क्या करेंगे? a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए
साहचर्य के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास अगली प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में आप देखते हैं कि a गुणा b बराबर किसके होगा, b गुणा a के होना चाहिए। और इसी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्रम विनिमय के बाद में आपके पास अगली प्रॉपर्टी आ जाती है बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बंटनता यानी a क्रॉस b प्लस c, तो ये बराबर होता है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। और दूसरा है b प्लस c क्रॉस a बराबर किसके होगा, b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। अगर इनकी वैल्यूज आपके, ये हमारे पास एक तो लेफ्ट बंटनता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, दूसरा है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन सभी के मानों को आप देखते हैं, इनको हल करते हैं। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज आपके ये फॉलो करता है तब तो ये आपके पास क्या है, फील्ड है। और अगर ये इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है तो ये आपके पास फील्ड नहीं होगा। तो हम इस प्रकार इस चैप्टर में अपने, अभी तो हमने इसमें क्षेत्र के लिए अभिग्रहितों की बात की थी, इसी प्रकार हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके अन्य उदाहरण जानेंगे, क्षेत्र के ऊपर आने वाली सारी थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। उनको जानते हुए हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार इनको हल किया जाएगा और कैसे इसका मान निकाले जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।